हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। आज 21 जून है, आज योगा दिवस है। तो योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल कॉलम है और जो लिखा गया है अमेरिकन वॉयज, मतलब अमेरिकी यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये इनकी तीसरी यात्रा होगी और जो 26 जून को वहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले जो बराक ओबामा साहब थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके कार्यकाल में इन्होंने 2 बार वहाँ की यात्रा की। तो बहुत सारे अच्छे संबंध स्थापित किए गए अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में। तो अभी अब देखना है कि ट्रंप जो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि रंग बदलने वाले प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब डील करते हैं। तो जो अभी हमारे पास जो सामने इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ पे ये आर्टिकल पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इसे जिस तरीके से इन्होंने इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले जो क्लाइमेट चेंज से जो पीछे हटा है अमेरिका, और उस पर उन्होंने इंडिया को क्लेम किया कि जो है ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो है एक्सटॉर्ट करते हैं अपने क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। और दूसरा जो इनकी जो प्रायोरिटी, इससे पहले इन्होंने 2 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करी और सब अपना जाहिर किया कि हाँ हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सबसे पहले अपनी यात्रा सऊदी अरेबिया पर गए और इनकी जो प्रायोरिटी हैं वो इनके यूरोप के जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं और जापान है, और जो जैसे प्रॉब्लम एरिया है चाइना, नॉर्थ कोरिया और टर्की, तो वो जो अमेरिकी जो स्वार्थ है उस पर ये ध्यान देना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बात करी उस पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे तो बहुत ही इनको जो है कहते हैं सोच समझ करके सब कुछ डिस्कस करना है। तो अभी जो हमारे पास इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि कैसे क्या प्रधानमंत्री साहब को बात करना है। वो जैसे जो 2005 में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे जो हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी वो अभी तक जो है कहते हैं पूरी फाइनलाइज नहीं हुई। और इससे पहले ही अभी जो वेस्टिंग हाउस वहाँ की एक कंपनी है जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही थी, तो वो बाई क्या कहते हैं बैंक डिफ़ॉल्ट हो गई, तो वो उससे नहीं पूरा कर पाई जो उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे। इससे क्या हुआ कि इंडिया जो अभी इससे पहले भी प्रोजेक्ट की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की जो पॉलिसी लेकर के आई है, तो खुद 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए बात कर रही है, मतलब जो इंडिजिनस होंगे, जो अपने देश से ही लगाए जाएंगे। तो और दूसरा जो बात करना है उनको, जो अफ़गानिस्तान का जो इशू है वहाँ पर इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के साथ वो कितना वो सहयोग करते हैं। तीसरा जो हमारी जो क्या कहते हैं आर्म्स डील है, जो हमारे हथियार के खरीद फरोख्त है, उस पर कितना वो हमारे साथ समझौता करते हैं, कितनी हमारी वो सहायता करते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करते हैं, या हमारा जो H1B वीज़ा इशू है, जो हमारा यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस सेक्टर से जो एक्सपोर्ट है, इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करेंगे तो जो ट्रंप के जो कमिटमेंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। वो जो कहते हैं या जो करते हैं उनमें कितना अंतर है, ये सब हमको पूरी तरह से साफ साफ पता चले। हमारी जो बातें हैं वो हमको सीधे सीधे हमारी अपनी बातें रखनी चाहिए कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, हमें डिस्कस करना है। जो हमारे रीजनल एस्पिरेशन है, जो हमारी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, उन पर बात करनी है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा क्या संबंध है, अभी अभी इन्होंने जो है कहते हैं जो एक नई खेप है मदद की, वो पहुंचा दी है पाकिस्तान को। तो जो उनके कहते हैं कि पाकिस्तान पे हम बहुत सारा स्टैंड लेंगे, वो ऐसा कुछ कहने और उनके करने में बहुत सारा फ़र्क नज़र आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने वाली बातें होंगी। तो अब ये सारा इसमें बताया गया है, ये एडिटोरियल होता है, ये पहला एडिटोरियल होता है। और अब यूपीएससी एस्पिरेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो एडिटोरियल्स होते हैं वो चीफ़ एडिटर ब्यूरो द्वारा लिखे गए होते हैं, और जो उसके बगल में जो बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, जैसे कोई कोई राइटर होते हैं वो लिख देते हैं। तो अभी इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द आर्ट यूजिंग। ये लिखा गया है हैप्पी मैन जैकब द्वारा। ये थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित है और इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा बता देते हैं इस पर कि क्या इसमें वो कहना चाह रहे हैं। वो इनका कहने का मतलब यही है कि जो इस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कैसे किसी मैसेज को डिलीवर करती है पब्लिक में। जैसे अभी हर चीज़ को जो है कहते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जा रहा है, या किसी को भी एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से कहा है कि कैसे जो है कहते हैं लोगों को किया कहा जा रहा है। तो इन्होंने एक कहानी बताई कि जो है व्हाट्सएप पे किस तरह से मैसेज चल रहे हैं। इंडिया अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, तो उसके बाद जो रिसेंट घटनाक्रम थे तो उस पर भी इन्होंने डिस्कस किया है थोड़ा सा। और जैसे ये कह रहे हैं कि जो तरीका है
बीजेपी गवर्नमेंट का किसी भी चीज़ को जो है कहते हैं बताने का, किसी भी चीज़ को जैसे कड़वी दवा पिलाने की जो बात थी या डिमोनेटाइजेशन था, ये कड़वी दवा के रूप में था, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया गया। अगर इसी जगह पे कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद ऐसा ना कर पाती। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो थोड़ा सा मुश्किल होती उनके लिए, लेकिन इसको उन्होंने सेक्रीफाइस और इस तरीके का सब नाम दे करके जब इस चीज़ों को जो है बताया तो लोगों ने उसको अच्छे ढंग से लिया और ये देखा कि उसमें अच्छी चीज़ें हुई। भले ही जो जितने डिजायर्ड रिजल्ट थे, जो हम चाह रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ, वो शायद डिमोनेटाइजेशन के रिजल्ट नहीं आए हों, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने अच्छा लिया। और जितना भी जो है कहते हैं नरेंद्र मोदी की जो है कहते हैं क्रिटिसिज्म होती है, उतना ही इनका ऑरा बढ़ता जाता है, उतना ही इनका जो है कहते हैं लोगों में जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। और तीसरी चीज़, जैसे इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनका जो इंडिया साइनिंग का जो नारा था वो फेल हुआ। लेकिन जो कहता है अभी जैसे इनका अच्छे दिन का नारा है, या अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको इन्होंने बड़े जोर शोर तरीके से पेश किया। ऐसा नहीं कि इससे पहले की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जनता के सामने पेश किया उसको लोगों ने मतलब बड़े ही अपने प्राइड से जोड़ा उसको। और प्राइड से जोड़ने के लिए जैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने उनके घर में घुस के मारा, हमने एलओसी को पार किया। इससे पहले भी एलओसी पार हुई है और ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन इतना जो कहते हैं गवर्नमेंट्स ने इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया था। तो इन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं। और जो लेफ़्ट के लिबरल्स हैं, जिनको हर जगह अंधकार अंधकार ही नज़र आता है कि अब देश दुनिया में कुछ नहीं बचा है, हर जगह सब गरीबों को ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उनको जो है कहते हैं एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित नज़र आता है, मतलब एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा आपको ये नज़र आएगा किस चीज़ को कैसे लिखना होता है, किस चीज़ को कैसे अपनी बातें कहनी होती है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। और इसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है वो है ब्रिंगिंग जीएम टू द टेबल। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड जो हमारी जो क्रॉप्स हैं, जैसे अभी जीएम मस्टर्ड पे थोड़ा सा बवाल हुआ था, ये एक राइटर है इन्होंने लिखा है। तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होंगे, उनके लोगों की सेहत पे क्या इफेक्ट होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर पे हमें लोगों को सामने रखना है, लोगों को बताना है। तो इसमें हमें जो प्रीलिम्स के लिए एक बात हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो उसको अप्रूव करता है। तो इसको अप्रूव करती है GAAC, मतलब जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये अप्रूव करती है। इसके बाद जो है कहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे इससे पहले अभी अनिल दवे साहब थे, और कांग्रेस के गवर्नमेंट में जयराम रमेश जी थे, प्रकाश जावड़ेकर जी अभी जो HRD मिनिस्टर हैं, इससे पहले अनिल दवे साहब से वो थे। अनिल दवे साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उसके बाद जो कहते हैं GM एंटी जेनेटिकल मॉडिफाइड जो ग्रुप्स हैं, जो एंटी GM ग्रुप जिन्हें कहते हैं, वो जो है कहते हैं इस अपोज करते हैं कि ये हमारी सेहत पर, लोगों की सेहत पर, इन्वायरमेंट पर एंटी GM क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम जेनेटिकल मॉडिफाइड हम क्रॉप्स लेकर के आते हैं, तो उसको लोगों के सामने बताने की ज़रूरत है कि क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, और क्या क्या इसमें जो कहते हैं हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है, क्या क्या इसमें चेंजेस करे हैं जिससे हम जो कहते हैं लोगों को फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। इससे पहले जब एंटी BT ब्रिंजल जो क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था, उस पर जो क्या कहते हैं इसको अप्रूव किया था, तो जो कहते हैं जो हमारे पुराने एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे मिस्टर जयराम रमेश, तो उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया था। तो इस समय जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारे इंडिया में कॉमर्शियली अलाउड है। वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप BT कॉटन। सिर्फ BT कॉटन ही एक ऐसी क्रॉप है जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ इंडिया में अलाउड है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है, बहुत कुछ खास नहीं है, तो इसको आप एक सरसरी नज़र से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आर्टिकल हमने जो ऐड किया है वो है वी हैव टू कीप द डोर ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज। ये इंटरव्यू है पाकिस्तान के आउटगोइंग हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का, जो क्या कहते हैं 3 साल 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है, पाकिस्तान का पार्ट भी रखा है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। वो एक ही बात पे फोकस करते आए हैं कि बातचीत करनी चाहिए, बात के लिए सारे दरवाजे खुले होने चाहिए, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया है कि कैसे उन्हें
उन्हें हुर्रियत को जब उन्होंने इनवाइट किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेक्रेटरी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो टॉक थी उसको बंद कर दिया था, उसको ये कहते हुए कि हमारे यहाँ सिर्फ ये बायलैटरल रिलेशन है, इस पर कोई तीसरी पार्टी नहीं आ सकती है। तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमने हुर्रियत से बात करी है, अभी भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो है कहते हैं तब कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उस टाइम इशू हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये भी खास इशू नहीं है, कोई खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे तो वो बंदे जो IFS जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए एस्पिरेंट हैं कि कैसे किसी भी इंटरव्यू को कैसे अपने कंट्री को डिफेंड करना है, कैसे अपनी कंट्री की बात को रखना है। कुलभूषण जाधव का जैसे केस है या ICJ का केस है या एंटी टेररिज्म जो क्या कहते हैं मिशन चल रहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा जो कहते हैं टेररिज्म से प्रताड़ित है या पीड़ित है। तो ये चीज़ें कह करके कि पाकिस्तान एंटी टेररिज्म ये कर रहा है, ये मिशन चला रहे हैं और टेररिज्म से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो इन चीज़ों को कह करके वो बच नहीं सकते, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि उन्हीं की सरजमी से चीज़ें चल रही हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उसके बाद भी वहाँ की जो क्या कहते हैं डिस्पेंसेशन है, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो अपर हैंड चलता है वो आर्मी का चलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस आर्टिकल में, बस इतना ही था। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है लीड में आर्टिकल द हिंदू में, द प्री GST ग्रैंड सेल। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो है कहते हैं चारों तरफ ग्रैंड सेल प्री GST के नाम से लगाई जा रही है। तो इसमें बहुत चीज़ें हमको जो है कहते हैं ईमेल्स आएंगे, फ़ोन कॉल्स आएंगी, जो बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको देंगे टिल वैलिड टिल जून 30। मतलब कि जब से GST 1 जुलाई को जैसे रोल आउट होने वाला है, तो कैसे जो है लोग चीज़ों को अपनी जो पुराना स्टॉक है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी आगे चल करके, और उसके बाद जो है कहते हैं उनको शायद जो क्या कहते हैं जो अकाउंट मेंटेन करना होगा, बहुत सारा अकाउंट मेंटेन करना होगा, गवर्नमेंट को भी दिखाना होगा कि कैसे क्या क्या हमें देने हैं, टैक्स देने हैं। तो इसलिए वो अपने चीज़ को जो है कहते हैं वो करने जा रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत सारा डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जनता को समझने की भी ज़रूरत है कि क्या ये जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ये क्या डिस्काउंट प्री GST आफ्टर GST भी इतना ही डिस्काउंट होगा या उससे कम होगा। तो ये भी संभावनाएं हैं कि GST आने के बाद जो ये सामान है वो और ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं करना है कि हाँ अभी GST का सेल कह करके लोगों को बहुत ये जो है कहते हैं, कंपनी भी होती हैं बहुत होशियार होती हैं, वो अपना सारा डिस्काउंट चेक करेंगी कि कितने में उनको फ़ायदा हो रहा है, कितने में नुकसान हो रहा है। तो वो सारा प्री GST और पोस्ट GST चेक करके ही लोगों को जो है कहते हैं बताएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही 4-5 मेन आर्टिकल थे, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और इस GST में हम एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे GST का भी इससे पहले 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि GST का क्या जो है कंपोजिशन है और क्या नहीं है, GST का क्या फ़ायदा है क्या नहीं, पूरा GST को पढ़ना है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये टैक्स है। खैर इस बार ये स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि GST बेस्ड जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और इसके क्या वन राष्ट्र वन टैक्स, और ये जो अभी कैंपेन भी चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब ये तो एक समझ लीजिए कि कॉमर्शियल आर्टिकल था, लेकिन हमें GST में क्या पढ़ना है, हमें GST में पढ़ना है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, GST काउंसिल क्या है, GST काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, और ये कौन सा अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट है 122, और अभी भी ये सारा पास हो चुका है। सारे स्टेट इसको सिर्फ एक्सेप्ट J&K जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सारे अभी आज भी 21 जून है, केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको अपने यहाँ से पास कर दिया है। अब बचा है सिर्फ J&K गवर्नमेंट, तो वो भी पास कर देगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।